अ, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज जिस पॉलिटी के टॉपिक के साथ आपके सामने आई हूँ वो है निर्वाचन आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग। अ, ये क्या है? ये एक संवैधानिक संस्था है और इसमें जाने से पहले हम क्या-क्या कुछ पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे निर्वाचन आयोग की ज़रूरत क्या है? एक सबसे बड़ी बात है कि कोई संस्था है तो उसके स्थापना का कोई ना कोई उद्देश्य रहता है कि उस संस्था को क्यों स्थापित किया जाए। तो आपको बताएं कि भारत कैसा देश है, आप सब जानते हैं भारत कैसा है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री में लोग चुनते हैं अपने राजा को। राजा कहे तो राजा नहीं है, वो हमारे प्रतिनिधि है जो हमारे लिए काम करेंगे, तो उन्हें हम चुनते हैं, यही इसकी शक्ति है। लेकिन क्या होगा वैसी कंडीशन में जब जाकर के अ, अगर चुनाव ही सही तरीके से ना हो, ट्रांसपेरेंट ना हो, या फिर चुनाव जो है उसमें धांधली हो जाए, तो क्या लोग अपनी मर्जी के कैंडिडेट को वहां पहुंचा पाएंगे, उस पद पे पहुंचा पाएंगे जो हम उन्हें कार्यभार सौंप रहे हैं? क्या वो सही ढंग से काम करेगा? एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लीजिए कि एक कैंडिडेट ए है और एक बी है, दोनों ही चुनाव में खड़े हुए हैं। ए जो है उसको 90% या ज्यादातर लोग ए कैंडिडेट को चाहते हैं कि वो हमारे लिए काम करे ए कैंडिडेट के बारे में, और लोग उसको ऑब्वियस से वोट कर रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है, चुनाव जब हो रहा है तो उसमें क्या हो जा रहा है कि जो बी कैंडिडेट है वो किसी भी रीजन से अपने पावर के थ्रू, अपने पैसे के थ्रू क्या कर रहा है, डोमिनेट कर दे रहा है। और जो चुनाव हो रहा है वो ट्रांसपेरेंट बिल्कुल नहीं है। ट्रांसपेरेंट नहीं है मतलब लोग वहां दे करके आ रहे ए को वोट और जीत रहा है बी, ये है। तो ऐसा ना हो, ऐसी कंडीशन ना आए और जनता जिसे चाहती है वही चुनाव में आए, इसके लिए क्या जरूरी है? तो डेफिनेटली इसके लिए जरूरी है क्या करना कि चुनाव की जो प्रक्रिया है वो क्या हो, स्पष्ट हो, पारदर्शी हो। और यही पारदर्शिता के साथ चुनाव को सही तरीके से करने के लिए, कंडक्ट करवाने के लिए भारत में जिस संस्था की स्थापना संविधान में इसका प्रावधान किया गया वो है इलेक्शन कमीशन। अब ये थी बेसिक कि हमने जाना कि क्यों इलेक्शन कमीशन हमारे लिए जरूरी है। तो भारत का जो डेमोक्रेसी है उसका आधार कौन है? ये है चुनाव आयोग। आधार क्यों प्रदान करता है? क्योंकि चुनाव को निष्पक्ष तरीके से कराने की जिम्मेवारी जो है वो हमारे चुनाव आयोग की है। अब हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके एनालिसिस को देखेंगे। इलेक्शन कमीशन के बारे में एग्जामिनेशन में क्या पूछे जाते हैं उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स भी हम देखेंगे, साथ में फैक्चुअल मोड में जो चीजें हैं उन सभी को एक के एक करके देखेंगे, क्योंकि फैक्ट्स ही हमारे एग्जाम में आते हैं। कॉन्सेप्ट इसलिए बताया जाता है ताकि आपको चीजें समझ में आना शुरू हो जाए। वो कहते हैं ना कि रट्टा सिर्फ आप मत मारिए, रट्टा जरूरी है, मैं नहीं कहती कि रट्टा का कोई रोल नहीं, रट्टा जरूरी, क्योंकि आपको फैक्ट हैंडल करने, फैक्ट्स हैंडल करने एग्जामिनेशन में, तो रटना जरूरी है। कि आपको रटना मतलब फैक्ट आपको ये पता होने चाहिए कि जैसे आर्टिकल क्या है, क्या प्रावधान है। लेकिन साथ में जब आप कॉन्सेप्ट के साथ चीज़ों को पढ़ते हैं तो वो चीज़ें आपको समझ आती हैं। और ये सिर्फ आपके एग्जामिनेशन तक नहीं इम्पॉर्टेंट है कि आपने एग्ज़ाम अपेयर किया और एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, ये तो एक बात है ही इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा क्या होता है कि आप जीव जो आपके आसपास घटनाएं हो रही हैं, तो एक जागरूक नागरिक के रूप में, एक सिटीजन के रूप में आपको वो चीजें समझ कब आएंगी? जब आप चीजों को जानते हैं, लगभग मोटा मोटी। और यही रीजन है कि एग्जामिनेशन में जीएस सेक्शन भी दिया जाता है ताकि आप चीजों को समझ पाए बेहतर तरीके से। अब देखते हैं हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे हमारा ज़्यादा फोकस होगा और हम चलते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे देखने के लिए कि क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। तो हम कुछ बेसिक 3-4 खंड में इस चीज़ को बांट लेंगे और उसके बाद एक के बाद एक हम लोग उनको हैंडल करेंगे। तो देखते हैं, पहला जैसे है कि जो इलेक्शन कमीशन है, पहले आपका टॉपिक लिख लूँ, चुनाव आयोग। इलेक्शन कमीशन, पहला जो चीज़ है, हम
जब भी पॉलिटी के किसी टॉपिक को पढ़ेंगे तो हम जानने की ये कोशिश करेंगे कि संविधान में उसका क्या स्थान है, किस जगह पे, किस चैप्टर में वो लिखा है या किस भाग में है, किस आर्टिकल में, क्योंकि आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो है ये है आपका संविधान में किस जगह पे है, ये संविधान में कहाँ पर है ये मेंशन। दूसरा जानेंगे कि जो भारत का इलेक्शन कमीशन है, भारत की जो इलेक्शन कमीशन है वो कौन कौन से इलेक्शन को कंडक्ट करवाने का काम करती है, ये आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो कौन कौन से चुनाव आयोजित करती है, कंडक्ट कराती है, कौन कौन से चुनाव करवाती है, चुनाव। तीसरा आता है इलेक्शन कमीशन एक संस्था है और उसकी संरचना क्या होगी, संरचना कैसी होगी, इसके जो सदस्य हैं इनको नियुक्त कौन कर रहे हैं, इनका कार्यकाल क्या होगा, इनको हटाने का प्रक्रिया क्या होगा, ये सारा चीज़ हम लोग यहीं पे देख लेंगे। और दूसरी चीज़ें जो भी इलेक्शन कमीशन के बारे में है वो हम देख लेंगे। इसको ज़्यादा सिंपल रखने की कोशिश मैं कर रही हूँ ताकि आप बोलचाल की चीज़ों में ही आप समझ सके। बहुत भारी भरकम सा इसको कैटेगराइज करने का कोई मतलब नहीं है, आपको अल्टीमेटली समझ आनी चाहिए चीज़ें। जो भी चीज़ें हैं वो आप कितना बेहतर समझ पा रहे हैं, आप किसी भी तरह से उसको एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं। फोर्थ आ जाता है आपका कि इलेक्शन कमीशन जो है भारत का चुनाव आयोग, उसकी शक्ति क्या है और वो काम क्या करता है। आयोग की शक्ति और कार्य, शक्तियाँ और कार्य क्या है। शक्तियाँ तो बेसिकली कम ही आप हैं, कुछ कुछ चुनाव के दौरान तो है ही। कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्य क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके। तो ये कुछ चीज़ें, और इसके अलावा एग्जामिनेशन फैक्ट, इनसे तो पूछा ही जाएगा, साथ में कुछ एग्जामिनेशन फैक्ट्स हैं। एग्जामिनेशन फैक्ट्स उनको भी हम देख लेंगे कि एग्जामिनेशन के लिहाज से कुछ इस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं कि भारत का पहला चुनाव आयुक्त कौन था, सुकुमार सेन, पहली महिला कौन थी। तो इस तरह की चीज़ें भी कुछ पूछी जाती हैं। वोटर्स डे कब मनाया जाता है, इस तरह की तमाम चीज़ें भी पूछी जाती हैं। तो उन चीज़ों को हम अलग से कैटेगरी करके उन चीज़ों को देख लेंगे। तो चलते हैं, पहला जो हमारा है यहीं पे आपका ये लगभग खत्म होगा। जैसे पहला, संविधान में कहाँ पे है, चुनाव आयोग की व्याख्या या चुनाव आयोग को मेंशन संविधान में कहाँ पे किया गया है। तो आपको बता दूं, संविधान के भाग 15 आप रोमन में भी लिख सकते हैं, ऐसे आपको याद करने के लिए इजी पड़ता है, आदत नहीं होता है रोमन का। तो भाग जो है वो 15 में है, और इसका आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद क्या है इसका, आपको अनुच्छेद अच्छे से याद रख लेना है। अनुच्छेद इसका 324 से 329 के बीच है। तो आर्टिकल 324 से 329 जो है वो चुनाव आयोग के बारे में है, और भाग जो है वो 15 में इसकी व्याख्या की। तो ये दोनों ही चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पहली चीज़ थी। अब आता है कि नेक्स्ट पॉइंट्स पे चलते हैं हम। कहता है कि कौन कौन सा चुनाव, इलेक्शन कमीशन कौन कौन से चुनाव करवाती है। तो ये आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले पॉइंट्स बनते हैं यहाँ से। तो आपको बता दूं कि चुनाव आयोग जो है, एक स्तर का चुनाव जो संसद का चुनाव है, संसद में जो चुनाव होते हैं, संसद का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, हमारी पार्लियामेंट, उसके अंतर्गत कौन सी चीजें आती हैं। उसके आपको पता है कि 2 सदन है, संसद में 2 सदन है, अलग अलग। आपको बता दूं, एक तो है आपका लोकसभा और दूसरा सदन है राज्यसभा। तो जब भी इनके चुनाव होंगे तो वो कंडक्ट कौन कराएगी, इसकी व्यवस्था कौन करेगी, तो चुनाव आयोग करेगी। दूसरे स्तर पे, राज्य लेवल पे, ये तो सेंट्रल लेवल पे आप जानते हैं संसद है, राज्य के स्तर पे क्या है, विधानमंडल। तो विधानमंडल के चुनाव भी कौन कराती है, कंडक्ट, विधानमंडल के चुनाव भी कंडक्ट कराने का काम कराती है चुनाव आयोग। विधानमंडल में आप जानते हैं 2 चीजें आती हैं, विधानसभा और विधान परिषद, सभा और विधान परिषद। जैसे अगर आपको पेपर में पूछे कि चुनाव आयोग के द्वारा कौन से करवाए जाते हैं, तो उसमें
संसद या विधान मंडल भी दे सकता है ऑप्शन, या फिर आपको लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा ऐसे दे दे और कोई एक ऑड ऑप्शन दे दे कि ये है, तो इसमें से कौन सा है या कौन सा नहीं, इस फ्रेम में आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है राज्य, केंद्र स्तर हो गया, राज्य स्तर हो गया, और तीसरा एक और खास स्तर है, हालांकि वो पहले में ही मुझे दे देना चाहिए था। तीसरे स्तर पे जाने, भारत का सबसे बड़ा पद जो राष्ट्रपति का है और साथ ही उपराष्ट्रपति, इन दोनों का ही चुनाव जो है वो कंडक्ट कराने का काम, ऑर्गेनाइज कराने का काम करती है चुनाव आयोग। तो यहाँ तीसरे लेवल पे आप जानेंगे भारत के जो राष्ट्रपति हैं हमारे, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में की जिम्मेवारी होती है इन पर। तो ये तीनों स्तर पर जो है चुनाव आयोग चुनाव करवाती है। जैसे फिर से एक बार हम रिकैप लेंगे, इसका रिवाइज कर लेते हैं। पहला तो संसद, संसद में क्या आता है आपका लोकसभा, और दूसरा सदन है इसका राज्यसभा। दूसरे स्तर पे जब हम राज्यों के स्तर पे आते हैं तो विधानमंडल है, और विधानमंडल में क्या आती है, विधानमंडल में आपका आ जाता है विधानसभा और विधान परिषद का चुनाव। तीसरे एक स्तर पे हम आए तो राष्ट्रपति, और दूसरा क्या है उपराष्ट्रपति। तो इनका चुनाव भी ऑर्गेनाइज करने का काम करती है चुनाव आयोग। तो ये आप चाहें तो स्क्रीनशॉट में रख सकते हैं याद करने के लिए। अब हम आते हैं तीसरा जो पॉइंट था कि अब हम जानेंगे चुनाव आयोग जो संस्था है, इस संस्था के बारे में, चुनाव आयोग के बारे में। आयोग के बारे में जिसमें हम देखेंगे कि चुनाव आयोग की संरचना कैसी है, इसके सदस्यों का कार्यकाल कैसा है, इसके सदस्य को अगर हटाना हो तो कैसे हटाया जाए। तो आपको यहाँ बता दूं, चुनाव आयोग वर्तमान में अभी के समय पे 3 सदस्य है। ये आयोग जो है इसके मेंबर कैसे होते हैं, संरचना में बात करते हैं। संरचना की बात करें, इसके कितने मेंबर हो रहे हैं अभी जो है वर्तमान संदर्भ में, इसके 3 मेंबर हैं। 3 मेंबर है। एक कहलाता है आपका मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त, और 2 होते हैं, एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त हो गया एक मेंबर, और 2 अन्य चुनाव आयुक्त, मतलब ये भी चुनाव आयुक्त ही होते हैं। दोनों की जो स्टेटस जो है, तीनों का स्टेटस जो है वो लगभग सेम होता है। कुछ मामलों में, 1-2 मामलों में वो थोड़ा सा, जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उनकी स्थिति थोड़ी भिन्न होती है अन्य चुनाव आयुक्तों से। तो यहाँ पे आप देख ले कि कैसा है। तो 3 सदस्य है संरचना अभी वर्तमान में। पहले एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त हो गए, एक हो गए मुख्य चुनाव आयुक्त, और 2 होते हैं अन्य, सॉरी यहाँ पे चुनाव आयुक्त। दो होते हैं अन्य चुनाव आयुक्त। अब चले, अब हम बात करते हैं यहाँ पे मुख्य चुनाव आयुक्त, और 2 हो जाते हैं आपके अन्य चुनाव आयुक्त। अब आपको बताते हैं इन सभी चुनाव आयुक्तों, ये जो स्थिति है ना अभी जो 3 चुनाव आयुक्तों की, ये कब से हुई है 1989 में। इससे पहले इलेक्शन कमीशन में एक ही मेंबर होते थे, मुख्य चुनाव आयुक्त, मतलब एक ही चुनाव आयुक्त होते थे। 1989 में क्या किया गया था, 2 अन्य चुनाव आयुक्तों की व्यवस्था की गई थी 1989 में, और उसके बाद उस व्यवस्था को कुछ दिन में हटा भी दिया गया था। लेकिन 1993 से चुनाव आयोग जो है, मतलब लगभग 28 साल, 28 कह रहे हैं उससे ज़्यादा, लगभग 30-32 साल से चुनाव आयोग जो है वो 3 सदस्य है। तो अभी जो चुनाव आयोग में है उसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे और 2 अन्य चुनाव आयुक्त से मिलकर के बनेगी। 1993 से ये व्यवस्था फिक्स हो जाती है। जैसे आप जानते हैं कहीं पे भी अगर आपने सीट ज़्यादा बना दी, ज़्यादा बढ़ा दी, तो फिर अल्टीमेटली रह जाता है, वो हटता नहीं है फिर। तो यहाँ पे फिर 1993 से ये व्यवस्था हुई कि चुनाव आयोग में 3 सदस्य होंगे। अब दूसरा,
चुनाव आयुक्त जो होते हैं, जितने भी चुनाव आयुक्त हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो यहाँ पे आपको एक सिंपल सा ट्रिक समझा दूं कि जो भी भारत के संवैधानिक पद हैं, बड़े और संवैधानिक पद हैं, लगभग सब में नियुक्ति कराने का अधिकार किसको होगा? तो संविधान में सबसे ऊपर स्तर पे क्या है हमारे संवैधानिक तौर पर? तो भारत का राष्ट्रपति है। तो चाहे वो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हो, या फिर कंट्रोलर एडिटर जनरल की हो, या फिर महान्यायवादी की हो, जैसे जितने भी इस तरह के पद हैं, उन सब पे नियुक्ति कौन कराएगा? भारत के राष्ट्रपति। तो भारत के राष्ट्रपति कराते हैं। तो यहाँ पे भी आप हमेशा, मतलब जो भी, अगर आपको याद नहीं भी है पॉइंट्स, तो आप ये याद रखेंगे कि जो भी बड़े संवैधानिक पद है, लगभग उन सब पर नियुक्ति कराने का अधिकार किसको होता है? तो भारत के राष्ट्रपति को। यहाँ पे भी आप देखेंगे चुनाव आयोग एक संवैधानिक पद है, आयुक्त भी। तो यहाँ पे जो है चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति जो है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति इनकी नियुक्ति जो है वो भारत के नियुक्ति कराते हैं भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति, भारत की ही बात है तो बार बार क्यों लिखना, राष्ट्रपति। तो ये जो नियुक्ति का जो काम है वो कराते हैं राष्ट्रपति, नियुक्ति इनकी राष्ट्रपति। तो अगर नियुक्ति राष्ट्रपति करा रहे तो इनको पद से हटाएंगे भी कौन? राष्ट्रपति हटाएंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है। ट्विस्ट मतलब थोड़ी सी प्रक्रिया अलग है। अब आते हैं इनको हटाने का। एक और बात सिंपल यहाँ पे हम लोग यहीं पे समझ लेंगे, क्योंकि बाद में ये चीजें थोड़ी दिक्कत करती है। यहाँ पे मैंने बता दिया कि नियुक्ति जो है कौन कराएगा? राष्ट्रपति कराएंगे। अब अगर इन चुनाव आयुक्तों को, मुख्य चुनाव आयुक्त है, इनको हटना है अपने पद से, रिजाइन करना है, मतलब पद त्याग करना है, तो वो किसको सौंपेंगे? ये अपना रेजिग्नेशन लेटर, तो वो किसको देंगे? राष्ट्रपति को ही देंगे। अगर इनको पद त्याग करना है तो त्याग पत्र किनको देंगे? तो वो भारत के राष्ट्रपति को ही सौंपेंगे। ये भी एक पॉइंट आपके एग्जामिनेशन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं, यहाँ तक हो गया। हाँ, अब हम बात करते हैं हटाने की। एक तो है किस तरह से मुख्य चुनाव आयुक्त हट सकते हैं, हम बात करेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में। मुख्य चुनाव आयुक्त, अब इनको हटाने की प्रक्रिया की बात कर लें। आयुक्त, और यहाँ पे हम कर लेते हैं अन्य चुनाव आयुक्त। पहला इनके बारे में हम जानेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त जो है, मुख्य चुनाव आयुक्त, इनको हटाने की प्रक्रिया इन दोनों आयुक्तों से अलग है। और कैसे है? पहला तो है कि अगर इनको हटाना, अगर इनको खुद हटना है तो त्यागपत्र किसको देंगे? इनको देना है त्यागपत्र। तो ये त्यागपत्र किसको देंगे? जो भी आयुक्त है ये लोग त्यागपत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को, क्योंकि नियुक्त भी राष्ट्रपति जी ने किया है इनको, राष्ट्रपति। अब इनको अगर हटाना है मुख्य चुनाव आयुक्त को, तो क्या प्रक्रिया होगी? तो आर्टिकल 324 का ही क्लाउज, अलग क्लाउज कहता है कि अगर इनको हटाना है किसी भी रीजन से, जैसे कदाचार वगैरह, अगर इनको पद से हटाना है तो कैसे हटाया जाएगा? तो प्रक्रिया बताई गई है, मेंशन किया गया है कि इनको वैसे ही हटाया जाएगा जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया है, को हटाया जाता है। हटाने की प्रक्रिया वही फॉलो होगा यहाँ भी, हटाने की प्रक्रिया से। अब हम ये भी जान लेंगे ना, ये तो बता दिया गया कि मुख्य चुनाव आयुक्त कैसे पद से हटेगा। तो जैसा सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, जिस प्रक्रिया को फॉलो करके, वही प्रक्रिया यहाँ पर फॉलो होगी मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाए जाने के लिए। तो सवाल आता है कि मुख्य सुप्रीम कोर्ट के जज, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं पता है तो मैं यहाँ बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे हटाया जाता है। तो उसके लिए एक खास प्रक्रिया है और वो थोड़ी जटिल भी है। सुप्रीम कोर्ट के जज को संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों
सदनों में विशेष बहुमत से मत पारित करके, प्रस्ताव पारित करके। विशेष बहुमत का मतलब आप जानते हैं, विशेष बहुमत का मतलब होता है 2/3 वोट वाला, जितने उपस्थित हैं और जितने मेंबर हैं उसके 2/3 वोटिंग पारित कर। तो जब अगर मुख्य चुनाव आयुक्त को भी हटाए जाने की बात आएगी तो प्रक्रिया क्या फॉलो होगी? संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से मत पारित करके इनको हटाया जाएगा। तो यहाँ तक आप इस चीज को याद रखेंगे कि कैसे हटाया जाएगा। तो इस तरीके से हटाया जाएगा, दोनों सदनों के विशेष बहुमत द्वारा। तो ये होता है इनके बारे में। अब हम बात करेंगे जो अन्य आयुक्त हैं, इनको कैसे हटाया जाएगा। ये तो था मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में, अब इनके बारे में हम जानेंगे। इनको हटाने की प्रक्रिया थोड़ी अलग हो जाती, थोड़ी क्या काफी अलग हो जाती है। इनको कौन हटाएगा? राष्ट्रपति के पास पावर है, राष्ट्रपति द्वारा। लेकिन कैसे? जब इनको हटाए जाने की बात आएगी, जो अन्य आयुक्त हैं उनको हटाने के लिए राष्ट्रपति को क्या करना पड़ेगा? राष्ट्रपति जी को मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं हमारे, उनकी सहमति लेनी पड़ेगी। राष्ट्रपति जी को मुख्य चुनाव आयुक्त की सहमति पर इन दोनों को वो हटा सकते हैं इनके पद से। तो अंतर यहाँ पे आपको साफ समझ आ रहा होगा कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनको कैसे हटाया जाएगा? उनको हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट वाली जज वाली प्रक्रिया फॉलो की जाएगी, जो कि काफी जटिल है। और दूसरा, जब अन्य चुनाव आयुक्तों को हटाया जाएगा तो तब क्या किया जाएगा? तो सहमति ली जाएगी, किसकी? मुख्य चुनाव आयुक्त की सहमति ली जाएगी। और किसके द्वारा हटाया जाएगा? तो राष्ट्रपति जी के द्वारा हटाया जाएगा। तो इस बात को आप अच्छे से याद रख लेंगे। दोनों में डिफरेंस क्या आता है हटाने की प्रक्रिया में। जबकि जब नियुक्ति की बात आती है तो तीनों ही आयुक्तों को कौन नियुक्त करेंगे? राष्ट्रपति जी ही नियुक्त करते हैं इन सभी को। ये था आपका चुनाव आयोग के बारे में। मैंने एक ही जगह पे इसलिए ये बताया संरचना के साथ ही कि 3 सदस्य होगा। 3 सदस्य कब से हो गया? 1989 में शुरुआत हुई, फिर 1993 से ये फिक्स्ड 3 सदस्य हो गया। लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को हटाने की प्रक्रिया में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। तो उस अंतर को मैंने यहाँ बता दिया कि मुख्य चुनाव आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाए जाने की प्रक्रिया को फॉलो करके हटाया जाएगा, जबकि अन्य आयुक्तों को राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त की सहमति के आधार पर हटाएंगे उनके पद से। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जो अलग फैक्ट्स हैं उसके बारे में जानेंगे। अब वो क्या है? कार्यकाल। ये तीनों जो हैं, इन आयुक्तों का कार्यकाल क्या होगा? ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर अगर आप उठाकर देखें तो ये क्वेश्चन लगातार पूछा जाने वाला है कि जो इलेक्शन कमीशन के जो भी मेंबर हैं उनको हटाए, उनका कार्यकाल कितना होगा? तो इनका कार्यकाल जो होता है आपको याद रखना है 6 साल या 65 वर्ष। 6 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष। तो ये आपको याद रखना है, इसमें तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। 6 साल मतलब कभी भी आप ज्वाइन कर रहे हैं, कभी भी इसमें नियुक्त हो रहे थे 6 साल तक। 65 साल क्या है कि मान लीजिए आप जो है वो 60 साल की उम्र में इसमें आयुक्त बनते हैं और 5 साल के बाद ही आपका 65 हो जाता है। तो उसके बाद हालांकि कार्यकाल कितना है? 6 साल का, लेकिन उसके बाद आप नहीं रह सकते क्योंकि आपकी उम्र जो है 65 क्रॉस कर गई, तो आप नहीं बन सकते। आपका 5 ही साल कार्यकाल चलेगा। और अदरवाइज अगर आपने कम एज में उसमें एंट्री मार दिया तो 6 साल तक आप आराम से काम कर सकते। तो यही इसका मतलब है 6 या 65 साल की उम्र। तो ये था हमारा कार्यकाल हो गया, हमने समझ लिया। आयुक्तों की नियुक्ति समझ ली, हटाने की प्रक्रिया जान ली। अब हम बात करेंगे कि इलेक्शन कमीशन की जो कह सकते हैं कार्य और शक्तियां क्या हैं। इसका आर्टिकल आपको याद रख लेना चाहिए जो छूट गया था पहले। चुनाव आयोग में जो 2 इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, एक तो 324 जो आयोग के बारे में चर्चा करती है, और आगे आपको बताऊंगी आर्टिकल 326 जो वोटिंग का, जो हमारा इलेक्शन लड़ने और इलेक्शन में वोट करने का जो अधिकार है, आर्टिकल
26 इसी में वयस्क मताधिकारी, इसको भी थोड़ा सा डिफाइन कर दूंगी। अब हम जान जाएंगे कि कार्य और शक्तियां क्या हैं। तो इसमें कुछ 3-4 पॉइंट है जिसको मैं लिखवा देती हूँ, बस आपको ध्यान में रख लेना है। सबसे पहले कि जितने भी आप देखते हैं ना, दल है, क्षेत्रीय दल हो, राज्य स्तर पे दल हो, नेशनल लेवल पे दल हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, दल का मतलब है पॉलिटिकल पार्टीज, जैसे बीजेपी, कांग्रेस और भी अलग अलग, झारखंड की बात करें तो जेएमएम है, झारखंड मुक्ति मोर्चा और अनेक पार्टियां। तो ये जो पार्टी हैं, इनको एक पार्टी के रूप में कौन रजिस्टर्ड करता है, मतलब पंजीकृत इनको कौन करता है? तो ये काम करने का जो अधिकार है वो भारत के चुनाव आयोग के पास है। तो दलों का पंजीकरण करना, उनका दलों का पंजीकरण करना, रजिस्ट्रेशन करना दल के रूप में, और इसके कुछ क्राइटेरिया हैं जिनको ये फॉलो करती है। पंजीकरण करना, पंजीकृत करती है एक पार्टी के रूप में। इसके अलावा जैसे आप देखते हैं ना, अलग अलग पार्टी का, किसी का हाथ छाप, कमल छाप, लालटेन छाप, साइकिल है, मोमबत्ती, लोकल लेवल पे तो दिखता है, अलग अलग बहुत ज़्यादा ही अतरंगा रहता है पॉलिटिकल पार्टीज के चुनाव चिन्ह। तो चुनाव चिन्ह वो पार्टी खुद से नहीं रखती है, बल्कि ये चुनाव चिन्ह कौन डिसाइड करता है? इलेक्शन कमीशन। तो यहाँ पे आप जानेंगे कि जो दल हैं हमारे, जितने भी दल हैं, दलों को चुनाव चिन्ह देती है, चुनाव चिन्ह, हाथी, जितना भी देख लें आप। तो ये सारे जो है दलों को चुनाव चिन्ह देने का काम भी कौन करते हैं? इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही किया जाता है। तो ये था आपका चुनाव चिन्ह। इसके अलावा आप 18 के हो गए और आपका वोटर कार्ड बन करके आता है, तो वो जो वोटर लिस्ट तैयार करने का काम करती है वो कौन करती है? इलेक्शन कमीशन। वो देखती है कि कितने बच्चे हैं, जो इतना आप देखते हैं सर्वे होता है, बीच बीच में उम्र पूछी जाती है, और उसके हिसाब से फिर वोटर लिस्ट के लिए भी अप्लाई। तो ऑनलाइन पोर्टल्स है जिसमें आप अपना अप्लाई भी कर सकते हैं वोटर लिस्ट के लिए। तो वो जो वोटर लिस्ट तैयार होते हैं कि कितने करोड़ लोग जो है इस बार वोट करेंगे, तो ये जो वोटर लिस्ट तैयार करते हैं वो भी वोटर लिस्ट, ये वोटर लिस्ट तैयार करने का काम भी जो है वो करती है इलेक्शन कमीशन। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट काम है इलेक्शन के दौरान। इलेक्शन के दौरान आप देखते हैं ना कि प्रचार नहीं कर सकते हैं, पैसे नहीं बांट सकते, इस तरह के जो रूल रेगुलेशन दलों पे लगाए जाते हैं, इसको कहा जाता है चुनाव के आचार संहिता। तो इसको भी जो है वो कौन करती है? लागू करती है आचार संहिता। आचार संहिता का मतलब एक तरह से हो गया नियम कानून लागू करती है। नियम आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई फेस्टिवल है तो आपको पता है ना कि ये नियम होते हैं, आपको स्नान करना है, फिर ध्यान करना है, दिस दैट। उसी तरह से दलों पर भी ये लगाती है। इसके अलावा कुछ चीज़ें जो, ये तो इम्पोर्टेंट बातें हो गई, इसके अलावा कुछ चीज़ें और भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे इलेक्शन कमीशन जो है वो जितने भी कैंडिडेट खड़े होते हैं वोट में, उनका बैकग्राउंड चेक करना, पैसे का दुरुपयोग हो रहा है तो किसी दल को फिर वो रोकती हैं इलेक्शन लड़ने से। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, हालांकि प्रक्रिया उसकी होती है, तो वो सब आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, इतना पूछा जाता है जिसे मैंने लिखा दिया यहाँ पे। एक और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो दलों का पंजीकरण है वो किसके आधार पर इलेक्शन कमीशन करती है? तो भारत में एक अधिनियम है, एक कानून है, उसके तहत दलों को पंजीकृत करती है। उस कानून का नाम है, आप शायद जानते होंगे, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, एक्ट कर देती हूँ शॉर्टकट में, एक्ट 1951। इस अधिनियम के अंतर्गत जो है वो दलों को पंजीकृत करती है भारत की इलेक्शन कमीशन। इसके अलावा मतदान, आप देखेंगे इलेक्शन के दौरान जो है टीवी में, रेडियो में, न्यूज़पेपर में आते हैं कि अपना वोट का सही इस्तेमाल करें। बैनर्स में आप देखते हैं, लोगों को जागरूक करती है, घर से बाहर निकल के वोट देने के लिए प्रेरित करती है। तो इस तरह से जागरूकता अभियान भी जो है वो इलेक्शन कमीशन चलाती है। और इसके अलावा समय समय पर इलेक्शन में सुधार के लिए और ज़्यादा उसको ट्रांसपेरेंट करने के लिए भी रिसर्च अपना करते रहती है। जैसे आप देखते हैं कि ईवीएम का इस्तेमाल करवा रही हैं, अभी तो
और भी नोटा का प्रोविज़न इसमें ऐड है, तो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट जो है वो चुनाव को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट किया जाए, इस बात का ख्याल रखती है। तो इस तरह की चीज़ें उसके अलग काम में आते हैं। तो चुनाव आयोग के ये कार्य आप कह लें या उनकी गतिविधि कह लें, ये चीज़ें जो हैं वो आपको याद रख लेनी है, ये चीज़ें पेपर में पूछे जाते हैं। तो ये था आपका चुनाव आयोग से रिलेटेड चीज़ें। अब आखिरी जो चीज़ कुछ बेसिक्स 2-4 पॉइंट है, जैसे उनको हम देख लेंगे। एक तो आपका आता है पहला कि भारत में वोटर्स डे कब मनाया जाता है? वोटर्स डे वोटर्स डे इसका आप याद रखेंगे 25 जनवरी। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में पूछा जाया गया है। 25 जनवरी में को वोटर्स डे मनाया जाता है क्योंकि इसी 25 जनवरी को ही भारत के इलेक्शन कमीशन की स्थापना हुई थी और इसी के उपलक्ष्य में 25 जनवरी को वोटर्स डे मनाया जाता है। और ये जो मनाने की जो परंपरा शुरू हुई है ये 2011 से शुरू की गई है। थोड़ी जागरूकता को बढ़ाने के लिए, वोटर्स को जागरूक करने के लिए ये शुरू किया गया। कुछ एक और फैक्ट आप देखेंगे कि आपसे ये पूछ लिया जाता है पेपर में कि भारत का पहला जो चुनाव आयुक्त था वो कौन थे? तो पहले चुनाव आयुक्त, भारत के फर्स्ट चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। थर्ड हम देख लेते हैं फर्स्ट महिला चुनाव आयुक्त। फर्स्ट महिला चुनाव आयुक्त कौन थी? तो फर्स्ट जो भारत की महिला चुनाव आयुक्त थी वो थी वीएस रमा देवी। और एक आखिरी जो अभी वर्तमान संदर्भ में अभी जो है भारत के चुनाव आयुक्त हैं उनका नाम है, वर्तमान चुनाव आयुक्त है, वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त, इनका नाम है ज्ञानेश मिश्र। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स जो हैं वो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। और इसके अलावा भी चुनाव आयोग जो है ना कि जब जो होती हैं राष्ट्रपति को भी इलेक्शन से संबंधित कुछ जानकारी चाहिए होती है, कोई डिस्कशन चाहिए होता है सदस्यों की अयोग्यता निर्धारण संबंधी, तब भी चुनाव आयोग से वो सलाह ले सकते हैं। तो इस तरह के काम है। इसके अलावा चुनाव आयोग जो है वो क्या करती हैं कि इसके अलावा क्या करती हैं, सॉरी ध्यान से निकल रहा है। हाँ, एक और पॉइंट जो है वो आपका नेक्स्ट है, वो आप देख लें कि क्या है। चुनाव आयोग में सुधार के लिए इसको, क्योंकि ये एक डायनेमिक कह सकते हैं कि एक डायनेमिक संस्था है जिसमें हमेशा सुधार की जरूरत है। आप जानते हैं कि पहले की तुलना में वर्तमान संदर्भ में पैटर्न में काफ़ी चेंजेस आए हैं, वोटर्स की मानसिकता बदली है, जो पार्टीज हैं उनके काम करने का तरीका बदला है। तो ऐसे में हर बार चुनाव आयोग में भी रिफाइन करने की ज़रूरत महसूस की जाती है और इसके लिए कुछ समितियां बनी हैं जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो हम उन समितियों को देख लेंगे कि जो चुनाव सुधार पर, चुनाव आयोग के सुधार पर या चुनाव के सुधार पर, आयोग में सुधार पर बनी कुछ समिति हैं। पर समिति ये कौन कौन सी समिति है हम इसके बारे में देखेंगे। पहला है तारकुंडे समिति। जैसे आपसे पेपर में पूछ दे तारकुंडे समिति का संबंध किससे है, तो चुनाव आयोग से या चुनाव सुधार से समिति। और एक आप जान ले दिनेश गोस्वामी समिति। दिनेश गोस्वामी समिति। तो ये समितियां जो है वो चुनाव आयोग में सुधार, चुनाव की प्रक्रिया में सुधार से संबंधित है। अब एक लास्ट पूरा क्लास जो है वो एंड ही होने वाला है, बस हम थोड़ा सा वयस्क मताधिकार को समझ लेंगे। वयस्क मताधिकार का मतलब है कि जो भी भारत में 18 साल या 18 प्लस है, मतलब 18 उसकी लिमिट है, 18 साल के जो भी लोग हैं, अगर वो सरकारी कानून या फिर कानून के तहत किसी भी तरह से पागल या अक्षम, दिवालिया जैसे कंडीशन में नहीं है,
तो क्या है, उन्हें वोट डालने का अधिकार होगा, वोट डालने का अधिकार होगा, यही है वयस्क मताधिकार। आपको बता दूं, पहले जो है वोटिंग की एज क्या थी, वोट डालने का अधिकार 21 साल में था, कि आप 21 साल की उम्र के होते थे तब ये अधिकार हमको मिलता था। आज हमें 3 साल पहले ही ये अधिकार मिल जा रहा है। तो ये कब ये चेंज किया गया, 21 साल से घटाकर इसको 18 साल किया गया। ये 18 साल किया गया, कब, कौन से संशोधन से किया गया, ये पेपर में पूछा जाता है। तो आप जान लें, 61वें संविधान संशोधन, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा ये प्रबंध किया गया कि पहले जो 21 साल की उम्र में आपको वोट डालने का अधिकार मिलता था, अब वो 18 साल में ही आप वोटर कहलाने लगते हैं। तो ये आपका ये याद रखना आपको है कि किस संविधान संशोधन से ये हुआ था, तो 61वें संविधान संशोधन से। तो ये थे चुनाव आयोग और उससे जुड़ी हुई कुछ जितने भी इम्पोर्टेंट बातें थी, जो भी कुछ इम्पोर्टेंट था वो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट अपनी वीडियो में, तब तक पढ़ें, 1 से 2 बार इस टॉपिक को या चैनल पर आकर के आप इसे देख सकते हैं और उसके बाद आप चीज़ों को याद कर लें, तो एक भी क्वेश्चन जो है वो आपका नहीं छूटेगा इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है फिर।